हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पहला पाठ गिल्लू पढ़ेंगे। गिल्लू महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। बच्चों, इसमें महादेवी वर्मा जी बता रही हैं कि उन्होंने अपने घर में बहुत सारे पशु पक्षी पाले हुए थे, जिनमें से गिल्लू भी एक था। गिल्लू कौन था? एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा। तो वो उनके घर पे किस प्रकार से रहा, क्या क्या खेल कूद करता था, उसको खाने में क्या पसंद था, और अंत में वो किस प्रकार से उनको छोड़कर चला गया, जिसकी याद उनको आती रही, इन सब के बारे में बताया गया है। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही क्या है बच्चों? जूही एक पुष्प होता है, एक फूल होता है, ठीक है, एक पीले रंग का, उसके बारे में कहा गया है। तो एक पौधे में ये एक फूल मतलब एक पीली कली लगी है, जिसका वो फूल खिलेगा, ठीक है। सोन जूही के पौधे में इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। अनायास मतलब अचानक से। तो जैसे ही उन्होंने, महादेवी वर्मा जी ने, वो खुद बोल रही हैं ये सारा, कि महादेवी वर्मा जी ने जैसे ही सोन जूही के पौधे में उस पीली कली को देखा, तो उनको अचानक से उस छोटे से जीव की का स्मरण हो आया, मतलब उसकी याद आ गई, ठीक है। वो छोटा जीव कौन है? वो गिलहरी का बच्चा, जिसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। हाँ, वो उसके बारे में याद कर रही हैं जब वो था। अब वो नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जब वो था उसको याद करते हुए वो बता रही हैं कि वो क्या करता था गिल्लू। इस सोन जूही की लता की सघन मतलब बहुत घनी हरितिमा, मतलब घनी हरियाली में छिपकर बैठ जाता था, उसके पौधों, उसके पत्ते वत्तों के बीच में छिपकर बैठ जाता था, और फिर अचानक से लेखिका के निकट पहुंचते ही उनके कंधे पे कूदकर उन्हें चौंका देता था, ठीक है, उन्हें हैरान कर देता है एकदम से। ऐसे बच्चे कभी कभी एकदम से पीछे से आते हैं, छुपे होते हैं और आके डरा देते हैं ना, और उन्हें खुशी मिलती है, इस प्रकार की हरकत वो करता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। जब गिल्लू था और वो इस पौधे में छुपता था, तो तब लेखिका को कली की खोज रहती थी कि इसमें कली कब खिले, लेकिन आज उनको उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण मतलब उस छोटे से जीव की खोज है, जो कि अब उन्हें छोड़कर जा चुका है। तो उसका स्मरण इनको हो जाता है, उसकी याद वे कर रही हैं, उसको याद कर रही हैं और उसे खोज रही हैं कि कहीं से वो उसको उनको दिख जाए, ठीक है बच्चों। परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। हाँ, क्योंकि उसको उसी में उसकी समाधि कर दी गई थी, उसको उसी में दबा दिया गया था, सोन जूही के मिट्टी में, ठीक है। तो उनको ऐसे लगता है कि क्या पता वही एक स्वर्णिम मतलब सोने के समान कली के बहाने ऊपर आ रहा हो और उनको चौंका रहा हो, ठीक है। तो उसकी जो कली खिलती, वो उसको गिल्लू की तरह ही समझती, क्योंकि गिल्लू को उसी में ही समाधि दी गई थी, ठीक है बच्चों, सोन जूही की मिट्टी में ही। अचानक एक दिन सवेरे, अभी उसको याद करते हुए सब कुछ बता रही हैं उसके जीवन काल के बारे में। अचानक एक दिन सवेरे मेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। हाँ, अचानक से एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह कमरे से जब इन्होंने बाहर आकर देखा, तो बरामदे में क्या होता है, तो वहां पर दो कोए मतलब जैसे चोंच मार रहे हो, छुप रहे हो, फिर निकल के आ रहे हो, ऐसा कुछ खेल खेल रहे थे। यह काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादृत, अनादृत
अति सम्मानित, अति अवमानित। हाँ, यहाँ ये कोए के बारे में बोल रही हैं। काकभुशुंडी जो संज्ञा दी गई है ये कोए के बारे में दी गई है। ये क्या है? काकभुशुंडी राम भक्त के रूप में था, जो कि कोए के रूप में गरुड़ को उसने रामायण की कहानी सुनाई थी। ठीक है, तो कोए के लिए काकभुशुंडी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि ये बहुत ही विचित्र सा, बड़ा अजीब सा पक्षी है कि एक साथ इसको बहुत सम्मान मिलता है और एक ही साथ इसको बहुत अवमानित भी किया जाता है, अपमान किया जाता है, मतलब उसके बारे में बुरा कहा जाता है। वो कैसे कि हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमने कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। ठीक है, हमसे कुछ पाने के लिए। हाँ, कि अगर जो भी क्या बोलते हैं, जा चुके हैं, जो पूर्वज हैं, ठीक है, वो बता रहे हैं कि वो ना ही तो मयूर बन के आ सकते हैं, ना हंस बनकर आ सकते हैं, ठीक है, ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं। गरुड़ पक्षियों का राजा होता है, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है। ठीक है, तो इस किसी रूप में भी नहीं आ सकते बेचारे पुरखे, और उन्हें हमसे कुछ पाना हो तो उन्हें काक बनकर, मतलब कोआ बनकर ही प्रकट होना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब जो पुरखे हैं, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, हमारे पूर्वज जो हैं, उनके रूप में भी कोए को माना जाता है। ठीक है ना, कि कहना चाहता है कि वो कोए के रूप में आते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। हाँ, कि हमारे कोई जो दूरस्थ प्रियजन, मतलब जो हमारे दूर के, जो हमारे रिश्तेदार वगैरह होते हैं, ठीक है, कि अगर संदेश देना हो कि हाँ कोई आ रहा है, तो कौवा जब काँव काँव करता है तो हमें लगता है ना कि हाँ भाई, हमारी डाल पर बैठकर या हमारे घर के दरवाजे पर बैठकर अगर कौवा काँव काँव करता है, तो कहने का मतलब कि कोई हमारा दूर का प्रियजन आने वाला है, कोई रिश्तेदार आने वाला है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, और दूसरी ही ओर कौवा अगर काँव काँव करता है तो अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, कि मतलब उसको एक नेगेटिव रूप में भी लिया जाता है कि कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि ये दो रूप में है, कि एक साथ ही समादरित और एक ही साथ ही अनादरित, कि उसी टाइम पर उसको कौवे को ही बहुत ज्यादा आदर मिलता है और अनादर भी मिलता है। ठीक है, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। अब ये क्या कह रहे हैं, जो काक पुराण ये गा रही थी, मतलब कोए के बारे में बता रही थी लेखिका, ये बताते बताते एकदम से रुक गई, क्योंकि इनका ध्यान कहाँ पड़ा, इनकी दृष्टि, मतलब इनकी नज़र कहाँ रुक गई एकदम से, गमले और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव जो छुपा हुआ था। ठीक है, मतलब दीवार के साथ जो गमला रखा हुआ था, उसके बीच में वहां जाकर वो छिप गया, दीवार और गमले के बीच में। उस पर इनकी नजर पड़ी। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कोए जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। ठीक है, तो पास जाके देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, और ऐसा वो प्रतीत हो रहा है कि वो घोंसले से ही आकर गिरा है अपने। ठीक है, और अब जो कोए हैं उसमें बहुत ही सुलभ, मतलब आसानी से जो प्राप्त हो जाए, ऐसा आहार खोज रहे हैं। कहने का मतलब कि उसको चोंच मार के मार दें और उसको अपना भोजन बना लें, कोए इस तलाश में है। काकद्वय की चोंचों से के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। हाँ, काकद्वय मतलब दो कोए, दो कोयों की चोंचों के दो घाव जो उसको पड़ गए। ठीक है, उस लघु प्राण मतलब छोटे से जीव के लिए वो बहुत थे, उस दो चोंचों ने जो उन पर घाव कर दिए थे वो बहुत ज्यादा था, और इसलिए वो निश्चेष्ट मतलब जो कोई चेष्टा ना कर सके, कोई प्रयत्न ना कर सके, कोई हरकत ना कर सके,
ऐसा सा मतलब चुपचाप सा गमले से चिपटा पड़ा था डर के मारे, ठीक है, और वो घायल था, ठीक है। सबने कहा कोए की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि कोए की चोंचों ने उस पर घाव कर दिए तो सबको लग रहा था कि बचेगा तो है नहीं, इसको छोड़ दो, क्या कर सकते हैं, ठीक है। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, ठीक है। लेकिन लेखिका का मन नहीं माना और उन्होंने क्या किया कि वो उसको अपने कमरे में ले आई और रुई से उसका रक्त पोंछा और उसके घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, ठीक है, जिससे कि घाव जो है वो सही हो जाते हैं। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। छोटा सा मुंह था, वो दूध नहीं पी पाया रुई की बत्ती से पिलाने पर भी, और दूध दोनों ओर से ढुलक गया, ठीक है। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा, ठीक है। तीसरे दिन वो बिल्कुल अच्छा हो गया और आश्वस्त मतलब बिल्कुल निश्चिंत कि उसको अब कोई चिंता नहीं थी, ठीक है। और वो लेखिका की उंगली अपने दोनों नन्हों से पंजे से पकड़कर और अपने नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। मतलब कहने का तात्पर्य बिल्कुल सही हो गया और लेखिका से हिल मिल भी गया, जो अपने पंजों से उनकी उंगली को पकड़ लिया, ठीक है बच्चों। 3-4 मास में क्या होता है कि उसके जो स्निग्ध मतलब चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, हैरान करने लगी, ठीक है। और फिर लेखिका कहती हैं कि हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिगत रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, ठीक है। कि जातिवाचक संज्ञा से, कि कहने का मतलब अभी तक वो गिलहरी का बच्चा था, लेकिन अब वो गिल्लू मतलब अब उसको एक व्यक्तिगत पहचान हो गई, उसका नाम दे दिया गया और उसको एक छोटी सी डलिया मतलब टोकरी जिसमें फूल रखे जाते हैं उसमें रुई बिछाकर उस पर रखकर और तार के सहारे खिड़की पर लटका दिया गया। और 2 साल तक वो उसका घर रहा, मतलब कहीं भी इधर उधर खेलता कूदता, फिर अपने उस घर में उस डलिया में जाकर बैठ जाता। वह स्वयं हिलाकर अपने झूलता और अपने कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था, सब हैरान होते थे कि क्या क्या सोच रहा है और क्या क्या समझ रहा है, जब वो खिड़की से बाहर देखता था, कमरे में देखता रहता था, ठीक है। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला, ठीक है। लेखिका क्या कह रही है कि जब वो लिखने बैठती तो अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित करता और उसके लिए उसने एक उपाय खोजा। वो क्या कि वो लेखिका के पैर तक आकर और फिर सर से मतलब एकदम से तेजी से कि उनके पैर पर आता और फिर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, ठीक है। और फिर उसी तेजी से उतरता, कि सर से मतलब बहुत तेजी से पहले चढ़ता पर्दे पर उनके पैर से होता हुआ और फिर बहुत तेजी से ही उतर जाता, ठीक है बच्चों। और उसका दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता कि जब तक लेखिका जाकर उसे खुद पकड़कर उठा नहीं लेती, ठीक है। तभी लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके एक बड़े से लिफाफे में रख देती और सिर्फ होता क्या कि उसके आगे के सिर्फ 2 पंजे और सिर, सिर्फ इतना ही दिखता उस लघुगात मतलब छोटे से शरीर का, सिर्फ इतना ही भाग दिखता कि आगे के 2 पंजे और उसका सिर, ठीक है। लिफाफे के भीतर बंद रहता बाकी का पूरा शरीर, ठीक है। और इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा होकर वह अपनी चमकीली आंखों से लेखिका का सारा कार्यकलाप
देखा करता। ठीक है। और भूख लगने पर चिक चिक करके, चिक चिक मतलब वो जो गिलहरी अपने मुंह से आवाज निकालती है, वो गिलहरी का बच्चा वो आवाज निकाल कर मानो कि लेखिका को सूचना देता, और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। ठीक है। 2 पंजे उसके बाहर निकले हुए थे ना, तो उसको बिस्किट या काजू दे दो तो वो उसको पकड़ लेता और फिर कुतर कुतर कर खाने लगता। ठीक है बच्चों, आई समझ में। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, नीम चमेली की गंध, गंध मतलब खुशबू लेखिका के कमरे में हौले हौले आने लगी। अब बाहर की गिलहरियां जो थी वो खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके पता नहीं क्या क्या कहने लगी। ठीक है। कि बाकी की गिलहरियां भी जब गिल्लू को देखती थी, मतलब उस गिलहरी के बच्चे को देखती थी खिड़की की जाली में से, तो वो भी खिड़की पर आकर बैठ जाती और कुछ कुछ अपनी ही आवाज में कुछ कुछ कहने लगती। ठीक है। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका को लगा कि उसको मुक्त करना आवश्यक है। हाँ, कि जब वो बाहर झांकता और उनमें जो और गिलहरियां होती थी बाहर या गिलहरियों के बच्चे होते थे, उनमें वो अपनापन देखता था, तो लेखिका को लगा कि इसको अब मुक्त कर देना चाहिए, मतलब आजाद कर देना चाहिए। फिर लेखिका ने क्या किया कि कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। ठीक है। उस रास्ते से वो बाहर गया और मुक्ति की सांस उसने ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी वास्तव में एक समस्या ही थी, कि घर में और भी कुत्ते बिल्ली आदि बहुत सारे पशु पक्षी लेखिका ने पाले हुए थे, और इतने छोटे से जीव को उनसे बचाना भी बहुत जरूरी था, और वो भी एक समस्या थी, क्योंकि वरना कभी भी कोई भी अन्य पशु उसके ऊपर आकर वार करके उसको अपना शिकार बना सकता था, अपना आहार बना सकता था। ठीक है। तो लेखिका के लिए ये भी एक समस्या थी कि उसे किस प्रकार बचाए इन सब से। आवश्यक कागज पत्रों के कारण लेखिका को बाहर जाने पर कमरा बंद, हाँ, जब कुछ भी आवश्यक काम होता था कागज पत्रों का, ठीक है, और लेखिका को बाहर जाना पड़ता था, तो तब कमरा बंद रहता था, बंद कर दिया जाता था कमरे को। ठीक है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। ठीक है। जब भी लेखिका कॉलेज से आती तो वो भी अंदर कमरे में घुस जाता और उनके पैर से सिर और सिर से पैर पर चलता रहता बहुत तेजी से, और ये उसकी रोज की आदत हो गई, वो हमेशा ऐसा करने लगा। ठीक है बच्चों। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बन डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। ठीक है बच्चों। तो लेखिका बाहर जाती तो बाहर चला आया था, अंदर आती तो अंदर आया था, और सारी गिलहरियों के झुंड का वो नेता बन गया। ठीक है। और बड़ी खुशी के मारे उछलता कूदता रहता, लेकिन ठीक 4 बजे खिड़की से अंदर आकर अपने झूले में बैठ जाता और खुद ही उसको हिलाकर उसमें झूलने लगता। ठीक है। और फिर पता नहीं उसने कब लेखिका को चौंकाना सीख लिया। ठीक है। उसमें ये इच्छा उत्पन्न हो गई कि लेखिका को चौंकाना, ऐसे बच्चे करते हैं, वो डरा दिया, ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं ना, इसी प्रकार से गिल्लू भी कुछ ऐसा करने लगा। ठीक है। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोन जूही की पत्तियों में। ठीक है। इस प्रकार से वो छुप जाता। और फिर लेखिका बताती हैं कि उनके पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका लगाव भी उनसे कोई कम नहीं है, मतलब सबके साथ बहुत लगाव है, लेकिन उनमें से किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होती थी कि आके लेखिका की थाली में खाना खाने लग जाए। ठीक है ना। लेखिका को ऐसा कुछ याद नहीं आता, लेकिन गिल्लू इनमें अपवाद था कि वो बात मान ले, ऐसा था ही नहीं, इनसे बिल्कुल अलग हटके। फिर लेखिका कहती है कि जैसे ही खाने के कमरे में वो पहुंचती और वो खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर
पहुंच जाता और लेखिका की थाली में ही बैठ जाना चाहता, लेकिन बहुत मुश्किलों से लेखिका ने थाली के पास बैठना उसको सिखाया और जहां बैठकर वो लेखिका की थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से करता कि लेखिका की थाली में से ही खाना वह खाता रहता। ठीक है, ओके। तो आपका हो गया खाता रहता। ठीक है, अब वो क्या करता कि लेखिका की थाली में से ही चावल का एक एक दाना बहुत ही सफाई से उठाता और उसको खाता, और काजू तो उसका प्रिय खाद्य था। ठीक है, काजू क्या था, उसको बहुत ही पसंद था, उसका बहुत ही प्रिय खाना था। और कई दिन काजू ना मिलने पर वो क्या करता था कि अन्य खाने की चीजें या तो लेना ही बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। ऐसा वो करता था, मतलब उसको काजू तो जरूर चाहिए, मिलेगा तभी कुछ और खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। उसी बीच क्या होता है, एक मोटर दुर्घटना में लेखिका आहत हो जाती है और उन्हें कुछ दिनों अस्पताल रहना पड़ता है। और उन दिनों जब लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। हाँ, दरवाजा खोला जाता तो उसको लगता कि लेखिका ये महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है ना, लेकिन जब वो नहीं दिखती तो वो फिर से अपने झूले में जाकर बैठ जाता। और जब कोई उसे काजू देता, ठीक है, सब उसे काजू दे आते, परंतु जब वो अस्पताल से आकर लौट कर देखती हैं तो उसके झूले की सफाई करी उन्होंने आकर, तो काजू बहुत सारे पड़े हुए थे उसमें। ठीक है, तो जिससे उनको ये पता चला कि वो बहुत दिनों तक अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा, मतलब बहुत दिनों तक उसने अपना प्रिय खाना जो था वो भी बहुत ही कम मात्रा में खाया। ठीक है, अब लेखिका की अस्वस्थता में वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। लेखिका, परिचारिका मतलब सेविका, कि कोई सेविका, क्योंकि इतनी प्यार से उनके बालों को सहलाता, ठीक है, उनका ख्याल रखता, तो ऐसे लगता था कोई सेविका हट गई होगी। ठीक है, जब वो वहां से हटता थोड़ी बहुत देर के लिए भी। ठीक है, तो लेखिका को भी उससे उतना ही प्यार था और गिल्लू को भी लेखिका से उतना ही प्यार था। अब गर्मियों में जब दोपहर में लेखिका काम कर रही होती थी तो गिल्लू ना बाहर जाता और ना अपने झूले में बैठता। ठीक है, और लेखिका के साथ रहने के लिए क्या करता, और गर्मी से बचने का भी उसने एक उपाय खोज निकाला, और वो क्या था कि लेखिका के पास एक सुराही रखी रहती थी। सुराही क्या होती है बच्चों, नीचे से मटका बना होता है और ऊपर उसका लंबा सा छोटा सा मुंह होता है। ठीक है, जिससे पानी बहुत ठंडा रहता है। पहले सुराही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी, आज के समय में बहुत ही कम हो गई है, बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसका छोटा मुंह होता था तो उसमें गर्माहट नहीं आती थी और वो ठंडा रहता था पानी। ठीक है, तो वो सुराही पर बाहर उस पर लेट जाता, मतलब मटके के समान ही होता है। ठीक है, और इस प्रकार से क्या होता, वो लेखिका के पास में भी रहता और ठंडक में भी रहता। ठीक है, अब गिलहरियों के जीवन की अवधि जो होती है वो सिर्फ 2 साल की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। गिल्लू की जीवन यात्रा का भी अंत आ गया, और फिर क्या होता है कि दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वो अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से लेखिका वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। हाँ, लेखिका की। ठीक है, क्या होता है कि वो झूले की जो उसके अंत में रात के समय जो यातना भोग रहा था, जो पीड़ा महसूस कर रहा था, उसके बावजूद भी अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़ ली और उनके हाथ से चिपक गया। ठीक है, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। मरणासन मतलब जब मृत्यु के निकट हो, जब वो मरने वाला हो, क्योंकि जब वो बिल्कुल छोटा सा था तब कौओ ने उस पर चोंच मार दी थी, उसको घायल कर दिया था ना। ठीक है, तब उसने लेखिका को जिस प्रकार से पकड़ लिया था कि वो बचा ले,
ठीक उसी प्रकार से अब भी उसने पकड़ लिया कि मतलब दुख की स्थिति में जब वो पीड़ा में है तो लेखिका के पास उनकी उंगली पकड़कर चिपक जाता है। और पंजे उसके इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने उठकर हीटर चलाया उसके लिए और उसे उष्णता मतलब गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। हाँ, मतलब सुबह की जब पहली किरण पड़ी उसके साथ ही वो भी हमेशा के लिए सो गया कि अब वो किसी और जीवन में जा सके, कहीं और जन्म ले सके। ठीक है बच्चों, उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली से के उस पार चिकचिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। कहने का मतलब लेखिका उसको याद कर रही हैं कि सिर्फ गिल्लू नहीं रहा, लेकिन सोन जूही पर बसंत ऋतु भी आती रहती है और बाकी जो गिलहरियां हैं वो भी उस खिड़की की जाली के बाहर बैठी आवाजें निकालती रहती हैं चिक चिक की, लेकिन सिर्फ गिल्लू ही नहीं है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई। ठीक है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। एक तो इस वजह से उसको उसके नीचे समाधि गई सोन जूही की लता के नीचे मिट्टी में कि उसको सोन जूही बहुत पसंद था, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। हाँ, इसलिए भी समाधि दी गई क्योंकि उसको लता बहुत पसंद थी, सोन जूही का पौधा बहुत पसंद था और कभी शायद बसंत के मौसम में उस पर जो पीला फूल खिले वो शायद गिल्लू ही हो और लेखिका को संतोष मिले। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी कहानी? सबसे पहले तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और इससे ये सीख मिली होगी कि चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई भी जीव हो, सबके अंदर भावनाएं होती है। अगर हम उनको प्यार करें, उनकी देखभाल करें तो वो भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमें हर जीव का ख्याल रखना चाहिए, किसी को कभी कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए जितना हो सके, क्योंकि ये बोल नहीं सकते पक्षी और पशु जो हैं वो मूक हैं, तो ये बोल नहीं सकते, इसलिए हमें इनकी भावनाओं को समझना चाहिए और इनको कभी भी कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए, हो सके तो इनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।